हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग एग्ज़ाम एकदम खोपड़ी पे हैं, ठीक है। तो तैयारी भी एकदम खोपड़ी पे वाली ही होनी चाहिए। तो आज हम लोग देखने वाले इंडियन पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी। एक वीडियो में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी देता हूँ मैं इसकी। तो ये वीडियो आपकी पूरी मतलब आपके एयरफोर्स को कवर कर लेगी। प्रीवियस ईयर उठा के आप देख लीजिएगा या कहीं से भी आप क्वेश्चन लाएंगे, आप कंप्लीट इसमें से पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। तो अब हम लोग पहले देखेंगे, जैसे कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो प्रीएम्बल से स्टार्ट होती है। तो हम लोग पहले प्रीएम्बल पढ़ते हैं। प्रीएम्बल में कुछ चीज़ हम मार्क करना चाहेंगे, जैसे ये दोनों, ये पहले ओरिजिनल प्रीएम्बल था, उसके बाद में ये प्रीएम्बल हुआ। बाद में का मतलब क्या, आप लोगों को पता है कि प्रीएम्बल में एक अमेंडमेंट हुआ था, तो अमेंडमेंट में कुछ वर्ड जोड़े गए थे। तो इस वजह से हम आपको ये चीज़ नोटिस कराना चाहेंगे। आप ये दोनों पढ़ेंगे, पॉज करके पढ़िए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। चेंज क्या क्या दिखेगा आपको, तो देखिए यहाँ पे सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक। यहाँ पे आपको सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक। हटा देते हैं इसको। तो इतना समझ में आया, सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब ये जो लाइन है इसमें जो नया वर्ड ऐड हुआ है, ठीक है। उसके बाद जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, तो जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ये सब सेम है। फिर आते हैं हम लोग कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26th डे ऑफ नवंबर, ये मतलब कि अडॉप्ट कब हुआ, तो नवंबर 1949 को जो है हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये अडॉप्ट हुआ था, तो वो डेट दी गई है। इसमें और दो चीज़ ऐड किया गया है, वो क्या है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। देखिए फैटर्निटी के बाद यहाँ पे आपने यूनिटी देखा, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रिटी जो है नया ऐड हुआ है, यूनिटी बाद इंटीग्रिटी नया ऐड हुआ है। तो ये सब किससे ऐड हुए हैं हम लोग ये भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको इरेज कर देते हैं कंप्लीटली, देखेंगे आगे। चलिए अब देखिए, पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें जो है आप लोगों को पहला पद हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप लोगों को पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके हेड कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट मीटिंग के हेड कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद जो है जो लास्ट सेशन हुआ, तो जो डॉक्टर जो वहाँ लास्ट सेशन के बाद जो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट हमने बनाया, राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। और उस टाइम जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हमारे वीटी कृष्णामाचारी, ठीक, ध्यान दीजिएगा, वीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। उसके बाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 29 अगस्त 1949 को बनाया गया। 29 अगस्त 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। इसके हेड कौन थे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन हेड थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे, जो मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, मेंबर्स की बात कर लें, मेंबर्स की बात करेंगे तो उसमें जो है एन गोपाल स्वामी और अयंगर अल्लादी कृष्णामाचारी, डॉक्टर के.एम. मुंशी, और उसके बाद एन माधव राव और उसके साथ मोहम्मद सादुल्ला खान, हाँ। और उसके बाद जो है बी एल मित्तर, हाँ। माधव राव की जगह बाद में
कौन आए थे? माधवराव की जगह बाद में आए BL मित्तर और टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी ने बताया कि नहीं? हाँ, तो टीटी कृष्णामाचारी इनकी जगह पे आए थे, कृष्णामाचारी इनकी जगह पे आए थे DP खेतान। DP खेतान, ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? कौन है? DP खेतान है। ये थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, ठीक। अब उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा जनगण मन की बात करें तो जनगण मन जो है 24 जैन 1950 को अडॉप्ट किया गया। जनगण मन कब अडॉप्ट किया? 24 जैन 1950। और इसी दिन नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है ये आप कमेंट करके बताइए, नेशनल सॉन्ग क्या है? वो उसी दिन ये अडॉप्ट किया गया। जनगण मन और नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 एक ही दिन दोनों अडॉप्ट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग आते हैं आगे ओरिजिनली की बात करें तो हमारे ओरिजिनल 395 आर्टिकल थे, टोटल 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे, अनुसूची, ठीक, 8 अनुसूची थी। लेकिन अब बात करें तो प्रेजेंटली टोटल कितने? 448 प्लस आर्टिकल हैं, ठीक, और पार्ट कितने हैं? 25, शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल, ठीक। तो ध्यान देना कि जो है कितनी अब शेड्यूल कितने हैं टोटल? अब टोटल शेड्यूल हो गए 12 शेड्यूल, ठीक है, और भाग कितने हो गए? टोटल पार्ट कितने हो गए? 25, ठीक। अब उसके बाद जो है हम लोग आते हैं अगला इंपॉर्टेंट कमेटी की बात करें तो कमेटी में आप लोग सबसे पहले आएंगे हम लोग यूनियन कमेटी की बात करें तो यूनियन पावर कमेटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ शक्ति समिति, ठीक। तो इसके जो अध्यक्ष थे PT नेहरू, पंडित JL नेहरू, और यूनियन जिसके आगे लगा रहे उसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहेंगे, चाहे यूनियन पावर कमेटी हो चाहे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी पंडित नेहरू ही हैं। इसको संघ संविधान समिति हिंदी में कहते हैं, और राज्य समिति के भी कौन थे? पंडित नेहरू, ठीक। ये हो गया नेहरू के बारे में बात। अब हम बात करें अगला आपका हो जाएगा कौन? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी की सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, लिख लेना। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी में बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हमने कर ली, ड्राफ्टिंग कमेटी की BR अम्बेडकर। उसके बाद कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज, फंडामेंटल मौलिक अधिकार उप समिति, और अल्पसंख्यक के कौन थे? तो इन सब के जो थे कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज के सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके भी थे, ठीक। संचालन समिति, अगर संचालन समिति की बात करें तो इसके थे राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक। संचालन समिति की राजेंद्र प्रसाद। और नियम और प्रक्रिया समिति, इसको थोड़ा छोटा करें, हाँ, नियम और प्रक्रिया समिति, इसके भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट कमेटी। अब इंपॉर्टेंट कमेटी के बाद हम लोग इंटरिम कैबिनेट की बात करें, आपसे क्वेश्चन इससे पूछता है कि जो अंतरिम कैबिनेट था उसके सदस्य कौन किसके पास था? तो एक्सटर्नल अफेयर्स जो था आपका JL नेहरू, एक्सटर्नल अफेयर्स किसके पास था? JL नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनके पास गृह मंत्रालय था, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इनके पास ही थी, ठीक। उसके बाद जो है आपके एग्जाम में पूछेगा फूड एंड एग्रीकल्चर किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद के पास कौन था? फूड एंड एग्रीकल्चर। इंटरिम कैबिनेट की बात हो रही है, ठीक। जगजीवन राम के पास क्या था? जगजीवन राम के पास लेबर,
श्रम। जल जीवन राम के बाद हम लोग अब इम्पोर्टेंट डिफेंस किसके पास था? तो बलदेव, सरदार बलदेव सिंह के पास क्या था? डिफेंस था। डिफेंस मंत्रालय किसे? सरदार बलदेव सिंह के पास था। फाइनेंस की बात करें तो लियाकत अली, अरे गलत हो गया, एक LIAQ, लियाकत अली के पास फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लियाकत अली के पास फाइनेंस था। और उसके बाद जो है एजुकेशन, सी राजगोपालाचारी। एजुकेशन किसके पास था? सी राजगोपालाचारी के पास कौन सा एजुकेशन था? ठीक, बस इतना मेन है। तो ये आपके थे इंटरिम कैबिनेट के जो सदस्य थे, उनके कौन कौन से मंत्रालय किसके पास था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हम इसमें स्टार्ट करते हैं वहाँ से। जैसे मान लो पहले हम लोग कहे कि स्टार्ट, जो आप कह दो। पहला हम लोग क्या देखें? तो पहला हम लोग सोर्स में देखते हैं 1935 का। 1935 से जो है हम लोगों ने यूपीएससी, लोक सेवा आयोग किससे लिया? यूपीएससी 1935 से। संघीय योजना, फेडरल सिस्टम, संघीय योजना, ये भी 1935 से ही लिया गया। इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी और दूसरी जगह से लिया गया, लेकिन इमरजेंसी प्रोविज़न 1935 से लिया गया। ठीक है, ध्यान देना। और उसके बाद जो है न्यायपालिका, और क्या? न्यायपालिका। ठीक, ये हमने लिया 1935 से। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यूके फिर आता है, यूके इंपॉर्टेंट। तो यूके से हमने जो लिया है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक, सिंगल सिटीजन, बाईकैमरलिज्म मतलब द्विसदन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है यूके के बाद यूएसए की बात करें तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ठीक, और उस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो ये कहाँ पे लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? यूएसए से। और उपराष्ट्रपति का पद, और क्या? यूएसए की ही बात चल रही है तो वाइस प्रेसिडेंट का पद। आर्टिकल की बात करें, किस आर्टिकल में पूछा गया है क्या, अभी उसकी भी हम लोग हर एक चीज़ की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो और उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन को, इसको भी क्या हुआ? इसको भी हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है, अब उसके बाद कनाडा से आते हैं। तो कनाडा जो है हम लोगों ने लिया है, क्या क्या लिया है बताओ? कनाडा से हम लोगों ने लिया है फेडरेशन, आइडिया ऑफ फेडरेशन। कनाडा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, कनाडा के बाद आते हैं हम लोग ईरान चुनाव। हाँ, ये कनाडा के बाद आते हैं हम लोग आयरलैंड से डीपीएसपी, सबसे मेन। डीपीएसपी कहाँ से लिया हमने? आयरलैंड से लिया है। ठीक, आयरलैंड के बाद आते हैं हम लोग जर्मनी में से लिया गया है हम लोग इमरजेंसी, आपात के दौरान जो फंडामेंटल राइट का एबोलिशन होता है, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया समवर्ती सूची बोले तो कंकरेंट लिस्ट, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के बाद आते हैं हम लोग रशिया से फंडामेंटल ड्यूटी, ध्यान देना। फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से लिया है? रसिया से लिया है। ठीक है, और उसके बाद जो है, हाँ, प्रियम्बल में सोशलिस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशलिस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये भी कहाँ से हमने लिया है? रसिया से लिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से हमने लिया है जो प्रियम्बल में कौन सा?
गणतंत्र, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व। गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो गणतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? गणतंत्र को हम लोग क्या, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, यहाँ आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक, अब आते हैं अगला, फ्रांस हो गया। हाँ, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट की जो पॉलिसी हमने कहाँ से ली? साउथ अफ्रीका से लिया। ठीक है, और जापान की बात करें, जापान छोड़ो, जापान के इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोगों ने कहाँ कहाँ से लिया है। तो इतना पढ़ लेना आप लोग ध्यान देकर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पार्ट की बात करें। क्वेश्चन आप लोगों से इसी से पूछता है कि पार्ट की बात करें, संविधान के भाग की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग कुल कितने हैं? अब ये बताओ, संविधान कुल कितने भाग हैं? और भाग के साथ साथ हम लोग देखेंगे किस आर्टिकल से लेके किसके बीच में है। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, टोटल हमने बताया 25, कितने भाग हो गए? 25। स्टार्टिंग ओरिजिनल में कितने थे? 22, लेकिन अब कितने हो गए? 25। ठीक, अब 22 से 25 हो गया तो अमेंडमेंट से हुआ होगा, तो हम लोग वो भी देखने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। पहला भाग है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक है, इसमें हमें राज्य का दिए बताया गया है कि राज्य और उसके जो क्षेत्र हैं, राज्य और उसके क्षेत्र, ये पहला हो गया। दूसरा आर्टिकल 1 से 4 हो गया, तो 5 से 11। दूसरा भाग कहाँ से? आर्टिकल से 5 से लेकर 11 तक है, इसमें सिटीजनशिप। ठीक, तीसरे में हो गया क्या? फंडामेंटल राइट। आर्टिकल की बात करें तो 11 खत्म, अब 11 के बाद क्या आ जाएगा? 12 से 35 क्या आ जाएगा? फंडामेंटल राइट। चौथे की बात करें तो चौथा जो है 36 से 51। 36 से 51 क्या आ जाएगा? पर डीपीएसपी। ठीक, डीपीएसपी आ गया। अब उसके बाद जो है डीपीएसपी के बाद चौथा हो गया, चौथे का ए। एक चीज़ ध्यान देना, चौथे का ए, इसमें आर्टिकल है 51 ए, और इसमें आपको दिया गया है क्या कि इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट 1976। 42nd अमेंडमेंट से ही आपका जो वहाँ पे प्रीएम्बल में जो ऐड हुए हैं नए वर्ड्स, वो भी क्या है? 42nd अमेंडमेंट से ही। सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सारे 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड हुए हैं। ठीक, उसके बाद चौथे के बाद आ जाते हैं पाँचवा में आपका दिया गया है यूनियन की बात की गई है। यूनियन, पाँचवें में क्या है? यूनियन। पाँचवें के बाद आते हैं छठवां। पाँचवें के बाद आ जाते हैं हम लोग छठवें पे। छठवें पे आ जाएं तो यूनियन की बात हो गई। यूनियन के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? स्टेट की बात करेंगे। स्टेट की बात हो गई। ठीक, ये सब अब इनमें आपको आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ आर्टिकल की याद करने की जरूरत है हमने वो बता दिया। अब यहाँ पे आपको और पार्ट पता होना चाहिए कौन से पार्ट में कौन है। ठीक है, उसके बाद जो है आठवां में आपको क्या याद रखना है? यूटी, यूनियन टेरिटरी की बात किस में की गई है? 28 में। ठीक, इम्पॉर्टेंट है भाग पार्ट 9 में पंचायत की बात की गई है। 9 में पंचायत की, और 9A में म्यूनसिपैलिटीज। 9A में किसकी बात की गई? म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की गई 9A में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान देना। 9 में पंचायत, 9A में म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक, उसके बाद 10 में बात की गई है SC एंड ST की बात की गई है पार्ट 10 में। ठीक, SC ST की बात की गई है पार्ट 10 में। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 15 में इलेक्शन की बात किस में की गई है? 15 में। ठीक, भाषा, लैंग्वेज की, तो 17 में बात की गई है भाषा की।
भाषा की बात किसमें की गई है? 17 में। ठीक। 18 में बात की गई इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया? देखो हमने क्या बताया था आपको, रिवीजन पीछे मारते चलना है। हमने क्या कहा था कि इमरजेंसी की बात की जाए, इमरजेंसी प्रोविज़न की बात की जाए तो इमरजेंसी प्रोविज़न हम लोगों को आपातकाल कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से। ठीक है। आपातकाल में फंडामेंटल राइट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ये चीज़ जर्मनी से लिया गया था। और इमरजेंसी प्रोविज़न जो है हमने 1935 से लिया ना, 1935 हमने बताया कि 1935 से इमरजेंसी प्रोविज़न लिया गया है। और आपातकाल कहाँ से लिया गया है? आपातकाल में जो फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाते हैं केवल दो को छोड़कर, तो वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ किसमें बताया गया? 18 में। अमेंडमेंट 20 में बताया गया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 20 में बताया गया अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट, इतना आपको केवल पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं शेड्यूल, अनुसूची। ये भी आप क्वेश्चन पूछता है किस अनुसूची में क्या कौन सा है, तो हम लोग वो देखने वाले हैं। तो शेड्यूल की बात करें, पहला टोटल कितने शेड्यूल हमने बताया था? बताओ। अनुसूची की बात करें तो हमने पहला अनुसूची आपका हो जाएगा नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी, मतलब वही राज्य। ठीक। उसके बाद आते हैं दूसरे पे आता है आपका, दूसरे पे आ जाएगा वो वेतन की बात की गई। दूसरे पे क्या बात की गई है? वेतन की। हाँ, दूसरे में किसकी बात की गई है? वेतन की। ठीक। उसके बाद हम लोग तीसरे पे आते हैं। अब वेतन की बात हो गई तो तीसरे में हो जाएगा हमारा आराम से शपथ। तीसरे में हमने क्या ले लिया? शपथ ले लिया। तीसरे में शपथ ले लिए। अब आते हैं अगला। अब शपथ ले लिए, अब क्या करोगे? शपथ लेने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि भैया अब चलें, अब हम क्या करें? अब चलें भैया, शपथ लेने के बाद चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा राज्यसभा में हम बैठेंगे। अब शपथ ले लिए, अब राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था बनाओगे। अब राज्यसभा में बैठ गए, बताइए, राज्यसभा में बैठ गए। अब राज्यसभा में बैठने के बाद आप क्या करोगे? कहोगे राज्यसभा में बैठ गए चौथे में, तो पांचवें में सर जो है हम करेंगे क्या? SC ST की बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप पे जो कंट्रोल की बात की गई है, तो उसकी बात करेंगे हम लोग किसमें? पांचवें में। ठीक। पांचवें में हमने क्या किया कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। उसके बाद आते हैं हम लोग सिक्स्थ में जो है ट्राइबल एरियाज कौन सी? ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। मणिपुर जो है नाग लेकर गया अपने साथ, तो मणिपुर नहीं रहेगा, तो ध्यान देना कि मणि नहीं रहेगा मणिपुर, बाकी मेघालय मिजोरम रहेगा। असम त्रिपुरा तो याद ही रहेगा। ठीक। तो इसमें आप कंफ्यूज होंगे, एम में मणिपुर नहीं रहेगा, क्योंकि मणि नाग के साथ चली गई तो मणिपुर नहीं रहेगा। ठीक है। अब आते हैं अगला सतवें में हमने देखा कि सतवें में अब आपने SC ST की बात कर ली, ट्राइबल की भी बात कर ली, तो 7वें नंबर पे आप आ जाएंगे भैया कि लिस्ट की बात, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक। 7th में हो गया। 8th की बात करें तो 8th में आपका आ जाएगा लैंग्वेज किस शेड्यूल में? 8th में। और पार्ट में किस पार्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है? तो 17 पार्ट में। ठीक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 8th के बाद आते हैं 9th में जो है, 9th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th आपके क्वेश्चन में समझ लो पूछ लेगा, चांस बहुत है। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात किस में की गई? 10th में की गई। ठीक। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं 11th में पंचायत, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। 11th में पंचायत और 12th में जो है म्यूनिसिपैलिटीज। 11 में पंचायत, 11 शेड्यूल में, 12 शेड्यूल में क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज बात की। 10th में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक। अब उसके बाद जो है हम लोग आते हैं अगला। अब ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अब उसके बाद हम लोग करने वाले पॉलिटी का पोस्टमार्टम,
इम्पॉर्टेंट जितने आर्टिकल आपके हैं वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं आर्टिकल पार्ट के साथ स्टार्टिंग से, ठीक है। तो अब हमने पहले दिखाया था आपको क्या, प्रियम्बल। प्रियम्बल में हमने बताया था जो नई चीज़ें जुड़ी हैं, तो नई चीज़ें जुड़ी हैं उसको जो है हम लोगों ने क्या बताया था, कौन कौन चीज़ें, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये सारे कितने 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976 से ये चीज़ें आपको जोड़ी गई हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, एकदम कंफर्म पूछेगा, समझ लो, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं, इसमें आपको हम एक चीज़ और दिखा दें, ये हाँ, देखो ध्यान देना। अब इसमें आप लोग एकदम स्कैन कीजिए इसको। हमने क्या कहा कि पहले क्या आया, सोवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक। ध्यान देना, पहले क्या आया, ये अब लाइन पढ़ना, पहले सोवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एकदम सीक्वेंस है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद आया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो कौन कौन से वर्ड है आपको पता चल गया, सोशलिस्ट, पहले आ क्या, सोवरेन, फिर सोशलिस्ट, सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पहला सोवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इसको हम लोग ऐसे आज याद करते हैं, जलेफ, जलेफ, जलेबी नहीं, जलेफ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट, सोवरीन, सेकुलर, उसके बाद डेमोक्रेटिक, सोसेडी, JLF। आप उसको अपने ट्रिक में बना लीजिए से। तो पहले क्या है, सोवरीन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वर्ड नहीं है तो वो आपको बताना है, सीक्वेंस भी दे सकता है, इसे एफकेट वगैरह हम सीक्वेंस पूछ लेता है सीडीएस में कि हाँ किस किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट प्रियम्बल। तो प्रियम्बल जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये अडॉप्ट हुआ है किससे, देखिएगा, इसको हमने अडॉप्ट किया है ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव, अडॉप्ट कहाँ से किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कि JL नेहरू ने इसको 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, जो कि क्या बोलते हैं इसको, प्रियम्बल बोलते हैं, ठीक है। और कब ऐड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1976। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड पे क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूटी, यूनियन एंड इट्स यूनियन टेरिटरी, यूटी। अब इसमें जो है हम लोग का ये पार्ट क्या है, पार्ट 1 में था, पार्ट 1 में था ये, ठीक। और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक था, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक था, ठीक है। तो दूसरा पार्ट आज आपका सिटीजनशिप, सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीजनशिप में जो है आपको हाँ सिटीजनशिप की बात करें तो आपको देखो सिटीजनशिप में आपकी जो सिटीजनशिप है वो कैसे ख़त्म हो सकती है। तो पहला है, अगर आप जो है इंडियन के भारत की सिटीजन, रिनंसिएशन से आपकी सिटीजनशिप ख़त्म की जा सकती है। अगर रिनंसिएशन का मतलब हुआ कि अगर आप कहीं भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं तो आपकी सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी। दूसरा है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब होता है कि अगर आपने दूसरे कंट्री की कोई सेकंड कंट्री की आपने अडॉप्ट कर ली सिटीजनशिप तो आपकी क्या हो जाएगी, सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। तीसरा तरीका है आपका डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन में मतलब अगर आप फ्रॉड में या फॉल्स किसी उसमें पाए गए तो क्या हो जाएगा, आपको सिटीजनशिप समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। चौथा है आपका, ये थे आपके प्रमुख तीन मेन रीजन थे, तो ये 3 आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की बात करें अगर तो फंडामेंटल राइट में कुल 6 भाग, टोटल 6 पार्ट है फंडामेंटल राइट में, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी,
राइट इक्वलिटी 14 से लेके 18 तक, फिर राइट टू फ्रीडम आपका हो गया 19 से लेके 22 तक राइट टू फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28 तक है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपका है 29 से लेके 30 तक है। 29 से लेके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका 32 आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है कि जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 में है। ठीक है, अब बात करें हम लोग रिट की, तो आप लोगों को पता होगा रिट कई सारे होते हैं, इसमें हिबस पहला रिट है, हिबस कॉर्पस। हिबस कॉर्पस में मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी को अनलॉफुल तरीके से बंदी बना रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपने किसी को अनलॉफुल तरीके से बंदी बना रखा है तो आप क्या करेंगे भैया, तो आप कहेंगे उसको जो है 24 घंटे के भीतर क्या करो, प्रस्तुत करो। यही होता है, बताओ, यही होता है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो, दूसरा देखते हैं। दूसरा हो गया मैंडेमस। मैंडेमस मैंडेमस क्या होता है, मैंडेमस का मतलब क्या होता है बताइए। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, ओह, मैंडेमस का मतलब इसका हिंदी, एक काम करते हैं, हिंदी इसका आपको बताते हैं। तो हिंदी में जो है आपको बता देते हैं, हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते हैं। मतलब हिंदी में देखेंगे तो बंदी को आप क्या करो, प्रत्यक्ष करो। 24 घंटे के अंदर आप जो है बंदी को हम सामने, ठीक, न्यायाधीश के सामने उपस्थित दर्ज करें और उसको जो क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है वो बताओ, और मतलब कि उस पर क्या फिर केस उस अगर वाकई में कुछ है, नहीं तो फिर वो बेल करा के बाहर आ जाएगा। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब परमादेश। परम आदेश, इसको संधि विच्छेद करें क्या, परम आदेश मतलब कि ये जो है न्यायालय देता है, न्यायालय देता है इसको अधिकारी को, ऑफिसर को, अधिकारी ऑफिसर को आदेश देती है कि वो जो उसके कार्य क्षेत्र के अंदर जो उसके मतलब जुडिशियल कस्टडी के अंदर जो है उसके अंदर वो काम करे, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर काम करे, तो ये हो गया मैंडेमस। अगला है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का ये जो है न्यायालय इसको देती है, इसको अर्ध न्यायालय, अर्ध न्यायिक या किसी न्यायिक संस्था को देगी। ठीक, मतलब कि जब ये संस्था जो है अपने कार्य क्षेत्र के बाहर काम करेंगे तो फिर क्या होगा, इसको जो है रोकेगी। ठीक है, और इसी तरह है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण बोले तो सरसररी, सरसररी को क्या बोलते हैं, ये भी सेम टू सेम उसी तरह है, सेम टू सेम उसी तरह है। बस इसमें क्या होता है कि यह जो है उस टाइम दी जाती है जब क्या हो, जब कार्यवाही समाप्त हो गई हो। ध्यान देना, कार्यवाही समाप्त, और ये कार्यवाही के समय, कार्यवाही के समय, जब कार्यवाही चल रही हो तो हम प्रोहिबिशन जारी करेंगे, और जब कार्यवाही समाप्त हो गई हो तब अगर कोर्ट को कहना हो भाई तुम्हारे क्षेत्र के बाहर है तो आप क्या करेंगे, उत्प्रेषण लगाएंगे, सरसरी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा। मतलब कि ये जो है इसका मतलब है किस अधिकार से, अगर कोई जो है काम अपना जो है असंवैधानिक तरीके से कोई कार्य किसी पद पे बैठा है
सार्वजनिक पद पर, तो ये जो है उसको पूछता है कि मतलब किस अधिकार से जो है ये आप इस पे यहाँ बैठे हैं। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। अब आप पिछला जो रिवीजन कीजिए। तो हम पानी पी लें यार, 2 मिनट देना, हम पानी पी के आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डीपीएसपी। इसके बाद हम लोग करेंगे डीपीएसपी पे चर्चा। तो डीपीएसपी जो आपका, हमने इसके बारे में बताया कि डीपीएसपी आप किस आर्टिकल में है। देखो, फंडामेंटल आर्टिकल नंबर भाग 3 में, भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी किस भाग में, भाग 4 में है। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51। ठीक, तो अब डीपीएसपी में जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, देखो जिसमें आर्टिकल 36 में ये बताया गया है कि ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब आप अगर मान लो डीपीएसपी में कोई वो हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल, अब आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपका हो गया 38 हो गया। अब उसके बाद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 इंपॉर्टेंट बहुत है, क्यों, क्योंकि इसमें पंचायत की बात की गई है। पंचायत की बात की गई है। ठीक, उसके बाद जो है अगला कौन सा आर्टिकल है, 44 में सिविल कोड की बात की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, उसके बाद 42 मैटरनिटी लीव, जो मैटरनिटी लीव मिलती है, ये आर्टिकल 42 में इसके लिए बताया गया है, इसके लिए। ठीक, और 45 आर्टिकल नंबर 45 में ये बताया गया 6 ईयर तक के बच्चों को क्या, फ्री एजुकेशन। अब 45 आर्टिकल फ्री एजुकेशन ये ऐड हुआ किस अमेंडमेंट से, तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। 45 आर्टिकल 6 ईयर तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से ये ऐड हुआ। ठीक, उसके बाद 46 में क्या है, तो SC ST को मतलब शैक्षिक, मतलब एजुकेशनल और इकोनॉमिकल सहायता। ठीक, ये 46। ये बस इतने आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ये आर्टिकल ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतने आर्टिकल में फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अब फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें। फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपका, ये 1976 में ऐड हुआ। ठीक, 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के सरदार स्वर्ण सिंह समिति से ये ऐड हुआ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति से ये ऐड हुआ। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति से 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ, जो कि आर्टिकल किसमें, 51A आर्टिकल में है। 51A आर्टिकल में है। ठीक, तो टोटल कितना, 10 इनिशियल में थे, फिर बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में जोड़ा गया, जो हमने बताया आपको कि 86 अमेंडमेंट एक्ट, कौन था, 86 ही तो था भाई। हाँ, अच्छा नहीं, हाँ नहीं, वो डीपीएसपी का था। तो ये जो है बाद में 2002 में जो है इसमें जो है जोड़ा गया। तो टोटल कितने हो गए, 11। अब टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो हाँ, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया 2002 से, जो है 11 हो गया। ठीक, तो 2002 में 86 में क्या है, वो 6 साल के बच्चों को जो वही पढ़ाई वढ़ाई वाला। उसके बाद अब हम लोग आते हैं प्रेसिडेंट। इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 52
जो है बोलता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक भारत का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए जो हेड ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन हो गया? प्रेसिडेंट, ठीक। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन हो गया? प्रेसिडेंट हो गया। उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो है 35 ईयर, 35 साल। और ये 35 साल आपका वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की भी यही होती है, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की एलिजिबिलिटी भी 35 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी उसके बाद जो है मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए, मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक। इंपॉर्टेंट जो बातें होंगी, दिवालिया, ये सब मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। पता है यार, अब कोई पागल होगा तो क्यों ही वो प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये सब चीज़ें जो है समझ, मतलब कि हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता है। तो एज पूछता है 35 साल तक, और मेंबर ऑफ लोकसभा कोई होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ये प्रेसिडेंट का, बस प्रेसिडेंट में इतना है, आर्टिकल याद रखना। और प्रेसिडेंट में इम्पीचमेंट, महाभियोग, इम्पीचमेंट जो है आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है? आर्टिकल 61 में बताया गया है कि इम्पीचमेंट कैसे चलेगा, क्या होगा, ठीक। उसके बाद जो है इतना बहुत है। अब आते हैं हम लोग वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो आर्टिकल, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 63। वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में? आर्टिकल 63। वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया? हमने बताया आपको, अमेरिका से लिया गया है, ठीक। अमेरिका से लिया गया है वाइस प्रेसिडेंट, हाँ। और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए होल्ड करता ऑफिस। और इसका जो एज है 35 साल, प्रेसिडेंट में हमने बताया कि एज क्या है? 35 साल होना चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा, राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए राज्यसभा, और जो है कोई ऑफिस नहीं होल्ड चाहिए, कोई प्रॉफिट, मतलब कि किसी से सरकारी नौकरी वोकरी नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी काहे ही होगी भैया? सरकारी नौकरी होती तो काहे प्रेसिडेंट होते हैं? हम सरकारी नौकरी क्या दिक्कत है? हम लोग मरे जा रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। बाकी तो इसको भी जो है हम लोग हटा सकते हैं उसी तरह प्रोसीजर से। इसको हम इम्पीचमेंट मोशन एग्जैक्टली नहीं बोलते हैं, उसी तरह प्रोसीजर चलता है एकदम, ठीक है। हटाने के लिए उसी तरह क्या चलता है? प्रोसीजर चलता है। और उसके बाद बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। और उसके बाद जो है शॉर्टेस्ट टेन्योर वीवी गिरी की, वीवी गिरी शॉर्टेस्ट टेन्योर था, मतलब बहुत सबसे कम समय के लिए वीवी गिरी थे। और उसके बाद जो है निर्दलीय, निर्दलीय प्रेसिडेंट जो हुआ है आपका वो नीलम संजीव रेड्डी, हाँ। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्दलीय प्रेसिडेंट बने हैं। और उसके बाद जो है करंटली मुर्मू जी प्रेसिडेंट है आपकी। करंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है। कौन सी प्रेसिडेंट ये बताओ? अब ये द्रौपदी मुर्मू जो है कौन सी प्रेसिडेंट है ये आपको बताना है। नहीं, चलिए हम ही बता देते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं 15th, कौन सी प्रेसिडेंट है आपकी? करंट 15th प्रेसिडेंट है, ध्यान देना, ठीक। बस इतना बहुत है आप लोगों के लिए। अब उसके बाद जो है अब आते हैं हम लोग, अगला क्या है? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, ठीक। आर्टिकल 76। उसके बाद जो है ये जो है गवर्नमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, केसेस देखते हैं, केसेस देखते हैं कौन? अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। उसके बाद
अटॉर्नी जनरल बारे में इतना ही जानकारी। किस आर्टिकल में? 76 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है लॉ ऑफिसर इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफिसर। ठीक, अटॉर्नी जनरल ये हो गया। अब इसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल के बाद हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी में पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक, इतना समझ में आया? तो अब एस्टीमेट कमेटी में जो है आपको केवल लोकसभा के सदस्य हैं, केवल लोकसभा से टोटल 30, और पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो है आपका लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में जो है लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ध्यान देना इतना ही। ठीक, उसके बाद जो है स्टेट में हम लोग आते हैं। स्टेट में जो है गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है आर्टिकल 153, स्टेट में गवर्नर का आर्टिकल 153, वो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35, और जो है 5 साल के लिए वो होल्ड करता है टर्म। ठीक, हमने आपको बताया। उसके बाद जो हम लोग पंचायती राज की बात करें तो ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, बलवंत राय मेहता पे जो है ये इनके रिकमेंडेशन पे हुआ था। कौन सा? 3 टियर, ध्यान देना, 3 टियर सिस्टम। 3 टियर सिस्टम जो है बलवंत राय मेहता को पहला जो है राजस्थान का नागौर जिला फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था इसको अडॉप्ट करने के लिए। ठीक, उसके बाद ये जो ऐड हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक, ये ऐड हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। भाग कौन से पार्ट में? हमने आपको बताया पार्ट 9, और पार्ट 9 के बाद शेड्यूल 11 में क्या है? पंचायत। 12th में क्या है? म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं हम लोग, पंचायत देख लिए, अब देखते हैं म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपैलिटीज़ का हमने देखा कि पार्ट 9A, और उसके बाद शेड्यूल 12 शेड्यूल, और ये ऐड हुआ 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो देखो आपका पंचायत राज व्यवस्था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, म्यूनसिपैलिटी 74th। ठीक, ध्यान देना, क्वेश्चन ये आएगा, कंफर्म है। उसके बाद आते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया। अब आते हैं हम लोग, हाँ एक और बच गया है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल इसकी बात करें तो 148 से 151 तक, तो 148 में दिया गया है कैग होना चाहिए। ठीक है, इसका टर्म पूछता है 6 ईयर, टर्म्स इसका क्या है? 6 ईयर है, और एज मैक्सिमम एज 65 ईयर टर्म है, मतलब कि 6 साल या 65 साल जो पहले पूरा हो जाएगा उतना ही टर्म इसका रहेगा। ठीक है, इसका काम होता है ऑडिट करना, इसका काम क्या होता है? ऑडिट करना। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग गार्जियन ऑफ, जो है इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि उसको जो हम लोग का जो रुपया होता है उसका रक्षक बोलते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का काम होता है। और इसके बाद हम लोग आते हैं उस पर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन किस पार्ट में है? तो 15 पार्ट में 15वें भाग में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। आर्टिकल 324। ठीक, ये थे आपके इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है, हो सकता है पूछ लें। बाकी और तो बाकी मान लो हाँ कुछ नहीं बचा है। फिर नेशनल फ्लैग हमने बता दिया। नेशनल फ्लैग जो कब 22 जुलाई 1947 को जो है अडॉप्ट हुआ। डिज़ाइन किसने किया था? हाँ, नेशनल फ्लैग
डिज़ाइन किया था किसने? पिंगली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था। नेशनल एम्बलम की बात करें, जो है वहाँ पे नेशनल एम्बलम आपका जो सत्यमेव जयते है, वो जो शेर वाला है नहीं, तो वो जो है अशोक के सारनाथ स्क्रिप्ट से, नेशनल एम्बलम जो है वो कहाँ, अशोक के सारनाथ से लिया गया। ठीक, सारनाथ वहाँ क्या एक दो पिलर बना हुआ है, उसके ऊपर जो है 4 ये थे, तो वहीं से लिया गया है। ठीक, और उसके नीचे जो लिखा हुआ सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये लिया गया है कहाँ से? देवनागरी लिपि में लिखा हुई है, देवनागरी, और लिया गया है मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद जो कि आपके ऋग्वेद में है। मुंडकोपनिषद कहाँ का है? ऋग्वेद का है। ठीक, उसका नेशनल एंथम की बात करें तो जनगणमन किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर का अडॉप्ट हुआ 24 जनवरी 1950। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी। इसके बारे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। बाकी आप निश्चिंत हो गए, इतना पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।